गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज पढ़ रहे थे फ्रैंकफर्ट असेंबली। आज जो पढ़ेंगे मैंने आप लोगों को बच्चों बता रखा है कि मैं कुछ चीजें आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं कुछ चीजें छोड़ रहा हूं और ऐसा आप लोगों को फील होगा कि ठीक है, बट वो चीजें आप चिंता मत करो। आपको एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा। नेशनलिज्म इन यूरोप के मैं 25 लेक्चर बनाऊंगा, वीडियोज बनाऊंगा, 25 वीडियोस कम से कम बनाऊंगा और जिसमें मैं आपको एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। डोंट केयर कि आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा। हाँ, जो जो टॉपिक मैं पढ़ाता जाऊँ बुक में उसे टिक करते जाइएगा और उसे नोट करते रहिएगा, कॉपी में भी नोट करते रहिएगा। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों वो फ्रैंकफर्ट असेंबली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्रैंकफर्ट असेंबली। फ्रैंकफर्ट असेंबली। फ्रैंकफर्ट असेंबली बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट वियना ट्रीटी। वियना ट्रीटी मैंने आप लोगों को बताया था। वियना ट्रीटी के बारे में मैंने बताया था, जो कि नेपोलियन को डिफीट कर देने के बाद 1885 को 1815 में कैपिटल सिटी ऑफ द हैब्सबर्ग एम्पायर के कैपिटल सिटी वियना में ऑर्गेनाइज की गई थी। आई हैव एक्सप्लेन ऑल दिस टॉपिक। तो उसमें मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जर्मनी के 39 स्टेटों को एज इट इज छोड़ दिया गया। 39 स्टेट ऑफ जर्मनी एज इट इज उन्हें छोड़ दिया गया और मैंने बताया था कि इनके बारे में हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। तो उसी 39 स्टेट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और फ्रैंकफर्ट असेंबली को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों क्या था कि ये जो 39 स्टेट थे, ये 39 स्टेट थे। इन 39 स्टेट की जिनको जर्मन स्टेट कहा गया बाद में, ये जो 39 स्टेट थे ये बेटे अपने सेल्फ ऑटोनॉमस थे। इनका एक दूसरे से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन नहीं था। हाँ, ट्रेडिशनल रिलेशन था, जैसे एक देश का विदेश के साथ जो रिलेशन होता है वो एक रिलेशन था। बट इनके अपने खुद के राजा होते थे, इनके अपने खुद के क्या नाम से बच्चों, खुद के अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, खुद की अपनी करेंसी थी, खुद के अपने मेजरमेंट सिस्टम थे। मतलब दे वर नॉट कोरेंटिंग टू ईच अदर। वो ऐसा कहीं से ये नहीं दिखता था कि ये एक ही देश है और ऐसा कुछ कहीं समझ नहीं आता था। तो इस तरीके से ये 39 स्टेट जो थे, लेकिन बस एक चीज थी उनमें जो उनको यूनाइट करने कर रही थी, एक चीज थी उनमें जो उनको आपस में जोड़ रही थी, दैट वाज द जर्मन लैंग्वेज। इस पूरे 39 स्टेट की 39 एरिया 39 जो स्टेट थे ये लोग जर्मन लैंग्वेज को यूज करते थे। तो दैट वाज ओनली वन थिंग व्हिच वाज आल्सो एडिंग टू देम, व्हिच वाज आल्सो कोऑपरेटिंग टू देम, दैट वाज द जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज। तो बच्चों ये 39 स्टेट्स ने मिल करके इस जर्मन स्पीकिंग एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक पार्लियामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, असेंबल्ड ए पार्लियामेंट। ये 39 स्टेट्स जो कि एक जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज के लोग थे, इन लोगों ने इस पर्टिकुलर जर्मन स्पीकिंग एरिया के डेवलपमेंट के लिए आपस में कोऑपरेशन, आपस में ट्रेड और ऐसी चीजों को इनकरेज करने के लिए इन लोगों ने बच्चों एक 39 मेंबर्स की 39 स्टेट्स को मिला करके उन्होंने कुछ मेंबर्स अपने अपने स्टेट से इलेक्ट किए और अपॉइंट किए और उन मेंबर्स की एक असेंबली बनाई गई जिसे फ्रैंकफर्ट असेंबली कहा गया। बच्चों दैट वाज कम टू नोन एज ए फ्रैंकफर्ट असेंबली। तो आप लोगों को मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रैंकफर्ट असेंबली क्या थी। बच्चों जर्मन जो कि 39 स्टेट में जर्मनी, जिस जर्मनी को आज हम देख रहे हैं, ये अपने इस रूप में आने के पहले, जिस जर्मनी को वी आर सीइंग द जर्मनी, ये अपने इस रूप में आने के पहले बच्चों 39 स्टेट में बटी हुई थी। 39 स्टेट में बटी हुई थी और ये 39 स्टेट के अपने अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, अपने अलग राजा थे, अपने अलग रूलर थे, अपने अलग कस्टम थे, अपने अलग बच्चों मेजरमेंट मीन्स थे, अपने अलग करेंसी थी, अपनी अलग, ठीक है ना, ये सारी चीजें अलग थी। मतलब वो एक देश और विदेश की जैसे मतलब उनका बिहेव था। बट देवर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक दूसरे से अटैच थे और उस अटैचमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक था और वो लॉजिक था उनकी आपस की जर्मन स्पीकिंग एरिया था, वो जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज थी। तो बच्चों इन जर्मन स्पीकिंग लैंग्वेज के एरिया के लोगों ने सोचा कि इस पर्टिकुलर जर्मन स्पीकिंग एरिया का डेवलपमेंट करें, हम लोग आपस में मिलकर के डेवलपमेंट करें। तो इन लोगों ने आपस में मिलकर के एक असेंबली का फॉर्मेशन किया जो कि एक एडवाइजरी असेंबली बनाई गई। लेकिन कहा जाता है इट वाज द फर्स्ट इलेक्टेड असेंबली। इट बीइंग सेड दैट दिस वाज द फर्स्ट इलेक्टेड असेंबली, कि ये पहली इलेक्टेड असेंबली थी, लेकिन ये एडवाइजरी असेंबली थी। ये इसके डिसीजंस किसी राजा के ऊपर इन्फोर्स नहीं थे कि
किसी कोई भी जो 39 स्टेट के जो डिफरेंट किंग हैं उनको उनके ऊपर ये फोर्सफुली अप्लाई होगी इसके डिसीजंस, ऐसा कहीं कुछ प्रोविजन नहीं था। बट ये था कि ये असेंबली एक एडवाइजरी असेंबली होगी जो इस एरिया के लोगों को एडवाइस करेगी। हाँ, मैं बच्चों बता दूं कि इस असेंबली के जो मोस्ट ऑफ मेंबर जो थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड मेंबर थे, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में काम करने वाले नहीं थे, ताकि किसी गवर्नमेंट के फेवर में वो डिसीजन ना दें, किसी गवर्नमेंट के फेवर में वो बातें ना करें। इस वजह से मोस्ट ऑफ पीपल जो थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल थे, एंड जिसमें से मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, प्रॉस्परस आर्टिसियंस, ये सब लोग थे। तो ये लोग सब लोगों ने बेटे ये सब उसके मेंबर थे, और ये कहा जाता है कि ये इसके 831 मेंबर थे। बच्चों कितने मेंबर थे फ्रैंकफर्ट असेंबली के? फ्रैंकफर्ट असेंबली के जो मेंबर थे जो बेटा मेंबर थे वो 831 मेंबर्स थे। कितने बच्चे मेंबर थे? 831 मेंबर थे। और ये कहा जाता है कि इट वाज फर्स्ट इलेक्टेड असेंबली, ये जर्मन स्पीकिंग एरिया की पहली इलेक्टेड असेंबली थी कंटेनिंग 831 मेंबर्स। फ्रीली कहा जाता है इट वाज द फ्रीली इलेक्टेड नेशनल असेंबली, जर्मन नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन, क्योंकि सारे स्टेट से मिला रही थी, तो इट वाज फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड जनरल ऑल जनरल जर्मन नेशनल असेंबली। फ्रैंकफर्ट असेंबली फर्स्ट फ्रीली असेंबली थी, और इसका फॉर्मेशन 18 मई बच्चों, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 18 मई 1848 को इसकी पहली मीटिंग हुई। 18 मई 1848 की इसकी पहली मीटिंग हुई थी। 18 मई 1848 में इसकी फर्स्ट मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी बेटा। जर्मन ये थी असेंबली थी, फ्रैंकफर्ट असेंबली थी। इसकी 831 मेंबर थे, और इसकी फर्स्ट मीटिंग 18 मई 1848 को हुई, और इसकी लास्ट मीटिंग 31 मई 1849 को हुई। इस तरीके से देखा जाए तो एक साल और लगभग वही समझो कि 12 दिन तक इस असेंबली ने वर्क किया। 1 ईयर 12 डेज तक इसने काम किया, यानी 12 महीने 12 दिन तक इसने काम किया। इसके जो मेंबर थे वो बेटा कहाँ असेंबल होते थे? एसटी पॉल चर्च। द मेंबर ऑफ द फ्रैंकफर्ट असेंबली गैदर्ड या मेट इन द एसटी पॉल चर्च। किस असेंबली में? किस पॉल चर्च में बेटा? एसटी पॉल चर्च, जो कि फ्रैंकफर्ट का था, जो कि जर्मनी में आज भी है। जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम फ्रैंकफर्ट है। फ्रैंकफर्ट शहर में एक एसटी पॉल चर्च है। उसी एसटी पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट असेंबली की मीटिंग होती थी। इस असेंबली में जो मोस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेड थे वो बेटे एजुकेटेड क्लास के थे। 3/4 ऑफ द यूनिवर्सिटी के मेंबर्स थे, यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे, एंड स्टडीड जर्नलिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट थे। मोस्ट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड थे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मोस्ट ऑफ इस असेंबली के जो मोस्ट ऑफ मेंबर थे वो बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड मेंबर थे। I have already told you that most of the members of this assembly were self-employed member. बच्चों अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट वाज द वर्क ऑफ दिस असेंबली। मैंने आप लोगों को बताया कि ये फ्रैंकफर्ट असेंबली क्या थी। मैंने बताया था कि जर्मन स्पीकिंग एरिया को मैंने आपको जब डिस्कस किया था, मैंने अपने पिछले टॉपिक में जब डिस्कस किया था वियना ट्रीटी, और वियना ट्रीटी में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि वियना में हैम्सबर्ग एम्पायर के कैपिटल सिटी वियना में जब मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग में 39 जर्मन स्पीकिंग एरिया जर्मन स्टेट को एज इट इज फ्रीली छोड़ दिया गया था। तो वो जो एज इट इज फ्रीली थे उन्हीं के 39 एरिया के लोगों ने, या वहाँ के किंग ने, या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने, वहाँ के लोगों ने बेटा क्या किया कि एक अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए, जर्मन स्पीकिंग या इस 39 स्टेट के एरिया के डेवलपमेंट के लिए एक असेंबली बनाया। उस असेंबली में 831 मेंबर थे, जिसकी पहली मीटिंग 18 मई 1848 को हुई। 18 मई 1848 को ऑर्गेनाइज हुई, और लास्ट मीटिंग इसकी बेटे 31 मई 1849 को हुई। लगभग एक साल 12 दिन तक इस असेंबली ने वर्क किया। 831 मेंबर थे। इट बीइंग सेड दैट इट वाज फर्स्ट फ्रीली इलेक्टेड असेंबली, एंड इसके जो मोस्ट ऑफ मेंबर थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड मेंबर थे, यूनिवर्सिटी के टीचर्स एंड मतलब जर्नलिस्ट, ऐसे सेल्फ बिजनेसमैन, ऐसे लोग थे इसके असेंबली के मेंबर, सो दैट वो किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी से मोटिवेटेड ना हो सके, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी का पार्शियल, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए पार्शियल ना हो सके। ये इस असेंबली का प्रोविजन था। तो बच्चों इस असेंबली ने, अब इस असेंबली के वर्क को देखते हैं। तो इस असेंबली का वर्क था बेटे एक बेटे इस असेंबली का जो एसटी पॉल चर्च में होती थी, इसकी मीटिंग एसटी पॉल चर्च में होती थी।
ये एक एडवाइजरी असेंबली थी बच्चों, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि ये एक एडवाइजरी असेंबली थी जिसको इस जर्मन स्पीकिंग एरिया के डेवलपमेंट के लिए एडवाइस देना था और सबको बताना था कौन गलत है कौन सही है 39 मेंबर्स पे। और इसके एडवाइजरी असेंबली और जिसको मॉरली तौर पर ये माना गया कि सारे किंग इसकी एडवाइस को एक्सेप्ट करेंगे। बच्चों इस असेंबली ने जब वर्क करना स्टार्ट किया तो इस असेंबली ने अपने लिमिट से आगे का वर्क कर दिया और इस असेंबली ने एक प्रपोजल रखा। इस असेंबली ने सोचा कि अगर हम पूरे 31 मेंबर्स 831 मेंबर्स मिल करके ये जो पूरा जर्मन स्पीकिंग एरिया है इसको ज्वाइन करके एक नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। बेटा क्योंकि उस समय जो टाइम हो रहा था, वो जो टाइम स्टार्ट हो रहा था, दैट वाज द स्टार्टिंग टाइम पीरियड ऑफ द वो किसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा था, दैट वाज द स्टार्टिंग टाइम पीरियड ऑफ द, वो टाइम पीरियड किसका स्टार्ट हो रहा था, दैट वाज द स्टार्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ द नेशन स्टेट। धीरे धीरे करके बेटे जो हमारा एम्पायर थे, डायनेस्टिक सक्सेशन एम्पायर थे, डायनेस्टिक एम्पायर थे, वो धीरे धीरे करके सप्रेस हो रहे थे और उनकी जगह धीरे धीरे करके बेटा नेशन स्टेट ले रहे थे। तो इस तरीके से इस नेशन स्टेट को कवर अप करने के लिए, इस नेशन स्टेट को मतलब बनाने के लिए बच्चों इन लोगों ने एक प्लान किया। इन लोगों का एक प्लान था कि अगर हम पूरे 39 स्टेट को जर्मन स्पीकिंग एरिया को ज्वाइन करके एक नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट कर दें तो हमारे इस जर्मन स्पीकिंग एरिया का डेवलपमेंट हो सकता है। और इस तरीके से इन लोगों ने 39 स्टेटों को ज्वाइन करने का प्लान किया कि अगर ये 39 स्टेट जो पार्ट में ये जर्मन स्पीकिंग एरिया बटा हुआ है, अगर इसको ज्वाइन करके एक कंट्री के रूप में हम कन्वर्ट कर दें तो कंट्री कैन डेवलप्ड एक डेवलप्ड नेशन स्टेट, एक माइटी एम्पायर बन सकता है। और इस काम के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया पर्सिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को उन लोगों ने बेटा सिलेक्ट किया। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को उन लोगों ने सिलेक्ट किया। पर्सिया के बारे में मैंने बताया था कि पर्सिया रसिया जिन्होंने मिलकर के पर्सिया इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया ने मिलकर के बच्चों किसको डिफीट किया था, नेपोलियन को डिफीट किया था। तो वो उसी पर्सिया के राजा जो थे, पर्सिया के राजा जिनका चीफ मिनिस्टर था वो पर्सिया के राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। और फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी कहा जाता है। ऑटो वॉन बिस्मार्क वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न जर्मनी। तो क्वेश्चन इज कि इन लोगों ने जब ये किया कि हम सारे लोगों को ज्वाइन करके एक कंट्री बना दें, एक नेशन स्टेट के रूप में इस जर्मन स्पीकिंग एरिया को कन्वर्ट कर दें, तो इसके लिए उनको एक आर्मी की जरूरत थी और आर्मी के साथ साथ उनको किसके लीडरशिप में ये वर्क परफॉर्म किया जाए, क्योंकि असेंबली के पास तो अपनी कोई स्ट्रेंथ थी नहीं, किसी की लीडरशिप में ये वर्क परफॉर्म किया जा सकता था। इस वजह से उन्होंने लीडरशिप किसको सेलेक्ट किया बच्चों, पर्सिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, जो कि पावरफुल राजा थे कंपैरेटिवली और जिन्होंने बहुत ज्यादा हेल्पफुल मतलब रोल प्ले किया था इन द डिफीटिंग ऑफ द नेपोलियन। तो इस तरीके से पर्सिया के राजा कहाँ के राजा बच्चों, किस पार्ट के राजा, पर्सिया, जो कि 39 में से एक था। वन ऑफ दैट वाज द पर्सिया। तो पर्सिया बेटा कौन, पर्सिया ये जो 39 स्टेट में से थे उनमें से एक पर्सिया भी था। और पर्सिया के जो राजा थे वो मिस्टर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे। पर्सिया के जो राजा थे वो कौन थे बेटा, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। और फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को पर्सिया के राजा जो थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास फ्रैंकफर्ट असेंबली ने ये प्रपोजल भेजा कि इफ यू आर एग्री तो हम आपके लीडरशिप में इस पूरे एरिया को ज्वाइन करके एक नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, द प्रपोजल वाज सेंट टू द किंग ऑफ द पर्सिया, मिस्टर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास ये प्रपोजल भेजा गया कि इफ यू आर एग्री देन इन योर लीडरशिप बाय यूटिलाइजिंग योर आर्मी इन योर लीडरशिप we want to unify all the 39 state and convert it into the nation state। हम इन सारे 39 स्टेट को ज्वाइन करके एक नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट करेंगे और यू विल बी द किंग ऑफ इंटर, वो यूनाइटेड जर्मनी, वो उसका नाम जर्मन होगा क्योंकि जर्मन स्पीकिंग एरिया है, और उस यूनाइटेड जर्मनी के आप किंग होगे। यू विल बी द किंग ऑफ दैट यूनाइटेड जर्मनी, बट बी केयरफुल दैट यू विल बी द किंग ऑफ ओनली फॉर द नेम, रियल पावर विल बी प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड बॉडी। दिस was the proposal for the Frederick William IV। ऑल ऑफ यू आर क्लियर। तो बच्चों ऑल ऑफ यू क्लियरिंग। तो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास जब ये प्रपोजल भेजा गया कि इफ यू आर एग्री, अगर आप एग्री हो तो आपकी लीडरशिप में हम पूरे इंटायर जर्मनी को एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं और ये कंट्री के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और लेकिन बी केयरफुल, यू विल बी द किंग ओनली फॉर द नेम
बिकॉज रियल पावर विल बी प्रेजेंट इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड बॉडी। पूरी रियल पावर जो होगी वो इलेक्टेड बॉडी के पास में होगी। आपको केवल नाम के लिए राजा बनाया जाएगा, यू विल बी द किंग ओनली फॉर द नेम। रियल पावर विल बी प्रेजेंटेड इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड बॉडी। बेटा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो डिवाइन थ्योरी पे विश्वास करते थे, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डिवाइन थ्योरी। मैंने बताया था कि डिवाइन थ्योरी पे विश्वास करने वाले बंदे थे मिस्टर फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। और उनको जब ये प्रपोजल दिया गया कि आप होंगे तो पूरे जर्मनी के, पूरे इंटायर यूनाइटेड जर्मनी के किंग होंगे, बट लेकिन आप ओनली फॉर द नाम के लिए किंग होंगे। रियल पावर विल बी नॉट प्रेजेंट इन योर हैंड। आपके हाथ में कोई रियल पावर नहीं होगी, आप केवल नाम के लिए राजा होंगे। जब ये प्रपोजल को जाना उन्होंने तो वो एक डिवाइन थ्योरी पे विश्वास करते थे। डिवाइन थ्योरी मीन्स एब्सोल्यूट मोनार्ची, नो वन कैन अपोज द विश ऑफ द किंग। एंड राजा के विश को कोई अपोज नहीं कर सकता। व्हाट एवर द किंग थिंकिंग, व्हाट एवर द किंग से मतलब जो सोचता है राजा, जो कहता है वही मतलब वही कानून होगा देश का, वही देश के लिए नियम होगा। तो ये ऐसी मेंटालिटी, और वो तो यहाँ तक कहते थे कि राजा कितना भी क्रूल हो, पब्लिक शुड बी एक्सेप्टेड, पब्लिक हैज नो राइट टू अपोज द पॉलिसी ऑफ द किंग या टू अपोज द किंग, बिकॉज किंग हैज द पार्ट ऑफ द गॉड। राजा के पास भगवान का एक हिस्सा होता है, गॉड का एक हिस्सा होता है। इस वजह से किंग की पॉलिसी को अपोज या किंग के विश को अपोज नहीं किया जा सकता। किंग की पॉलिसी को फॉलो करना या किंग के विश को फॉलो करना पब्लिक का कर्तव्य है, जस्ट लाइक गॉड के विश को फॉलो करना। ऐसी मेंटालिटी पे बिलीव करने वाले राजा थे बेटा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। इस वजह से फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और मैं आपको बता दूं, इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने के पीछे, रिजेक्ट कराने के पीछे काफी कुछ रोल था बेटे ऑटो वन बिस्मार्क का। ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे? ऑटो वन बिस्मार्क बेटा प्रुसिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के चीफ मिनिस्टर थे। Who was Otto von Bismarck? Otto von Bismarck was the chief minister of the Frederick William IV। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ कौन थे बेटा? प्रुसिया के राजा थे। प्रुसिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क ने भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट कराने में काफी कुछ मदद किया, और उन्होंने एडवाइस किया फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, इफ यू विल एक्सेप्ट द प्रपोजल देन यू विल वियर द क्राउन ऑफ सेम। अगर आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो तो आप सेम क्राउन के सेम आप क्राउन ऑफ सेम मतलब शर्म का ताज पहनोगे। आपके पास कोई पावर नहीं होगी, आप केवल रियल के राजा नहीं होंगे, आपके पास कोई पावर नहीं होगी। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं, ये प्रपोजल राजा को फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को अच्छा नहीं लगा। इस वजह से ही ओनली नॉट इज रिजेक्टेड द प्रपोजल। उसने केवल रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उन राजाओं को भी इन्फॉर्म कर दिया जिनके अगेंस्ट में, क्योंकि किसी न किसी राजाओं के अगेंस्ट में था कि सबको ज्वाइन किया जाएगा, सबको एक रूल के अंडर में लाया जाएगा। मतलब बाकी के 38 जो रूलर हैं उनको एलिमिनेट किया जाएगा और उनको ज्वाइन करके एक किंगडम बनाया जाएगा। तो इस वजह से उन फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने अपने इस प्रपोजल को बाकी सब लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। और रिजल्ट क्या था बेटा कि वहां पर क्या कहते हैं आर्मी पहुंच गई बाकी राजाओं की, और फिर फ्रैंकफर्ट असेंबली को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस तरीके से फ्रैंकफर्ट असेंबली कब तक काम कर पाई बेटे? 31 मई 1849 तक। कब से स्टार्ट हुई थी? 18 मई 1848 से स्टार्ट हुई थी और 31 मई 1849 तक वर्क की बच्चों। 1849 तक लगभग 1 ईयर 12 डेज तक किसने काम किया? 12 डेज तक काम, 1 ईयर 12 डेज तक काम किया बच्चों। 31 मई 1848 तक लगभग 12 डेज तक, 1 ईयर 12 डेज तक काम किया। और इस तरीके से मतलब फ्रैंकफर्ट असेंबली बिना किसी अपने टारगेट को पाए हुए, बिना अपने टारगेट को अचीव किए हुए, लेकिन एक रास्ता दिखा करके कि फ्यूचर में इन 39 स्टेट को ज्वाइन करके एक नेशन स्टेट बनाया जा सकता है या बनेगा, ऐसा रास्ता दिखाते हुए बेटे फ्रैंकफर्ट असेंबली एलिमिनेट हो गई, खत्म हो गई। भले ही वो अपने टारगेट को ना पा पाई, लेकिन उसने रास्ता दिखाया कि जर्मनी की यूनिफिकेशन को बहुत ज़्यादा दिनों तक डिले नहीं किया जा सकता। फ्यूचर में इसे यूनाइट करना ही होगा, फ्यूचर में यूनाइट होगा ही। तो इस तरीके से बच्चों ये क्या कहते हैं फ्रैंकफर्ट असेंबली थी। हाँ, इसमें से कभी कभी क्वेश्चन एक और आया करता है, तो ये फिर किसका प्रपोजल था, ये सब आपको क्लियर हो गया। तो फ्रैंकफर्ट असेंबली क्या थी? फर्स्ट इलेक्टेड असेंबली थी। कहाँ की थी? जर्मन, जो 39 जर्मन स्पीकिंग एरिया थी वहाँ के थे। कितने मेंबर थे? 831 मेंबर थे। कब एसोसिएट हुई? 18
1848 को एसोसिएट हुई। कब पहली मीटिंग हुई? 18 मई 1848 को हुई। कब तक चली? 31 मई 1849 तक चली। कितने दिन तक चली? 1 साल 12 दिन तक चली। 1 साल 12 दिन तक चली। और क्या नाम से इसने क्या प्रपोजल किया? पूरे जर्मन स्पीकिंग एरिया को ज्वाइन करके एक नेशन स्टेट ग्रुप में कन्वर्ट करना। किसके पास प्रपोजल भेजा? प्रुसिया के राजा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास भेजा। प्रपोजल को क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ डिवाइन थ्योरी पर बिलीव करते थे। एंड उनके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक ये भी था कि मिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क एडवाइज हिम नॉट टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इन मींस किंग ऑफ प्रुसिया के जो राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उनका चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क। तो उसने भी एडवाइस किया नॉट टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। तो इस तरीके से बेटा फिर बाद में सारी देशों की आर्मी पहुंची और उन्होंने जाकर के उस पार्लियामेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस तरीके से 1849 में बिना अपने टारगेट को पाए हुए फ्रैंकफर्ट असेंबली डिस्ट्रॉय हो गई। फ्रैंकफर्ट असेंबली की मीटिंग कहाँ होती थी? फ्रैंकफर्ट शहर के एसटी पॉल चर्च में होती थी, सेंट पॉल चर्च में होती थी। याद रखना बच्चों, एसटी पॉल चर्च में होती थी फ्रैंकफर्ट असेंबली की। फ्रैंकफर्ट असेंबली वाज एसोसिएटेड इन द एसटी पॉल चर्च। क्वेश्चन कभी कभी आया करता था, व्हाट वाज द रोल ऑफ द वुमेन्स इन द फ्रैंकफर्ट असेंबली? फ्रैंकफर्ट असेंबली में वुमेन्स का क्या रोल था? तो बच्चों ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैंने बताया कि तब तक वुमेन्स भी काफी इंटेलेक्चुअल होने लगी थी, काफी इंटरेस्टेड होने लगी थी पॉलिटिक्स में, और दे स्टार्टेड टू फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन and the political parties, political association, and they were awareing themselves towards the political rights के लिए, political association के लिए, founded newspaper, attended the political meetings को attend करने लगी थी। तो उन्होंने भी बेटा political rights को, अपने political rights को मांगते हुए फ्रैंकफर्ट असेंबली में पार्टिसिपेट करने का प्रपोजल रखा, पार्टिसिपेट करने का प्लान किया। तो जब उनके इस प्लान को बेटे सम्मानित किया गया, लेकिन उनको डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने का अलाउड नहीं किया गया। उनको अलाउड किया गया कि आप विजिटिंग गैलरी में खड़े होकर के फ्रैंकफर्ट असेंबली की सारी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड वो उसको देख सकती हैं, उस एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर सकती हैं, एनालाइज कर सकती हैं, बट डायरेक्टली दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रैंकफर्ट असेंबली। तो वो कैसी थी? एक विजिटर गैलरी में एज ए ऑडियंस के तौर पर बेटे दे वर प्रेजेंट। दिस वाज द रोल ऑफ द वुमेन्स ग्रुप इन द फ्रैंकफर्ट असेंबली। ठीक है, वो एक ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर रही थी। तो बच्चों इस तरीके से ये क्या कहते हैं, ये असेंबली जो हुई बेटा, ये अपने टारगेट को बिना पाए हुए लेकिन एक रास्ता दिखाते हुए खत्म हो गई। एंड ये फ्यूचर में श्योर हो गया कि फ्रैंकफर्ट असेंबली को के जो विजन थे, फ्रैंकफर्ट असेंबली का जो एक विजन था कि पूरे 39 स्टेटों को ज्वाइन करके एक नेशन स्टेट ग्रुप में कन्वर्ट किया जाए, वो विजन को तो ना पा सके, लेकिन उस विजन को शो करते हुए, उस विजन के लिए रास्ता दिखाते हुए बेटा फ्रैंकफर्ट असेंबली 1849 में खत्म हो गई। अब बच्चों हम अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जर्मनी कैसे, उस जर्मनी को इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर बिस्मार्क बाय इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ द ब्लड एंड आयरन, वही बिस्मार्क जिसने कभी इसी पॉलिसी का खोज किया था, वही बिस्मार्क फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के डेथ के बाद मिस्टर केसर विलियम फर्स्ट जब राजा बनते हैं तो उनके समय कैसे इंटायर जर्मनी को यूनाइट करते हैं, इसके बारे में इसको हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के नाम पर। और इस तरीके से अगले चैप्टर में बेटा हम जर्मनी घूमेंगे, अगले वीडियोज में जर्मनी घूमेंगे। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।